नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल RK क्लासेज में स्वागत है। इससे पहले हमने पाषाण काल के बारे में अध्ययन किया था और उस वीडियो में आपने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया, जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, क्योंकि उसमें 120 नए सब्सक्राइबर जुड़े और 100 से भी अधिक उसमें कमेंट्स और लाइक्स प्राप्त हुए। तो इसी प्रकार आप इस चैनल को ग्रो करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और आपके जितने भी मोबाइल्स के अंदर ग्रुप बने हुए हैं उनमें शेयर ज़रूर करें, ताकि लॉकडाउन में जो भी बच्चे आज घर बैठे हैं, चाहे वो विद्यालय शिक्षा है या कॉलेज शिक्षा है, अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं रीट, RAS, IAS, पटवार, कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इतिहास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हमारे विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ी सभ्यता है और विश्व के अंदर अन्य जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता, फिर है मिस्र की सभ्यता, और भारत की सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं, और चीन की सभ्यता। ये 4 सभ्यताएं हुई है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और चीन की सभ्यता। जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई है वो सभी नदियों के किनारे विकसित हुई है। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दजला एवं फरात नदी के किनारे स्थित है। मिस्र की सभ्यता आप सभी जानते हो, नील नदी के किनारे स्थित है, नील नदी। और सिंधु घाटी सभ्यता ये सिंधु नदी के किनारे इसके बाद में चीन की सभ्यता, ये है ह्वांग हो नदी। ये विश्व के अंदर 4 प्रकार की सभ्यताएं हुई। मेसोपोटामिया जो दजला एवं फरात
नदी के किनारे स्थित है। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी और चीन की सभ्यता हवांग-हो नदी के किनारे स्थित है। इसमें विश्व में जो सबसे बड़ी सभ्यता है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसके बारे में हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसका नामकरण। नामकरण में सबसे पहले इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कहा गया। ये जो नाम सबसे पहले अर्नेस्ट मेके द्वारा ये नाम 1921 में दिया गया और 1924 तक हड़प्पा सभ्यता इसका नाम चला। हड़प्पा सभ्यता नाम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले जो स्थल हमें प्राप्त होता है वो हड़प्पा नामक स्थल प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम अर्नेस्ट मेके ने हड़प्पा सभ्यता रख दिया। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता 1924 में जॉन मार्शल के द्वारा ये नाम रखा गया। जो उसमें भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। सिंधु घाटी सभ्यता यानी ये जो सभ्यता प्राप्त हुई है ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित थी, इसलिए इसका नाम है वो जॉन मार्शल द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। फिर है सिंधु सरस्वती सभ्यता यानी इसके जो स्थल हमें प्राप्त हुए हैं वहाँ पर सर्वे द्वारा भूगर्भिक जो सर्वे किया गया है उसमें सरस्वती नदी का भी उल्लेख मिलता है, इसलिए इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी हो गया। सिंधु सरस्वती सभ्यता के बाद में इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्योंकि इसमें कांस्य का प्रयोग किया जाता था और इसका जो अन्य नाम है वो है नगरीय सभ्यता। यह विश्व की पहली सभ्यता है जो नगरीय सभ्यता है और इसका जो क्षेत्र है इसको सपत सेंधो प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। सपत सेंधो प्रदेश। सपत सेंधो प्रदेश इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता स्थित है वहाँ पर 7 नदियों का प्रवाह था।
ये 7 नदियां कौन कौन सी थी? सिंधु, सरस्वती, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब व झेलम। ये जो 7 नदियां यहाँ पर प्रवाहित होती थी, इसी कारण इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? सपत सेंधो प्रदेश कहते हैं। ये था इसका अलग अलग नामकरण। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, अर्नेस्ट मेक के द्वारा इसको नाम दिया गया और ये नाम 1921 से 24 तक रहा। फिर सिंधु घाटी सभ्यता नाम जॉन मार्शल के द्वारा 1924 में दिया गया। सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि इसमें कांस्य का प्रयोग होता था। नगरीय सभ्यता, इसके जो आबादी है, आवास है, निवास स्थान है, वो एक नगर की तरह उसमें सभी प्रकार की सुविधाएं थी, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता कहा गया है। सपत सेंधो प्रदेश, 7 नदियों यानी यहाँ पर 7 नदियाँ प्रवाहित होती थी, इसलिए इसको सपत सेंधो प्रदेश भी कहते हैं। अब है इसका काल निर्धारण। इसमें अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग इसका जो समय है वो बताया है। इसमें देखो, सबसे पहले कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा इसका जो समय है वो 2300 BC से 1750 BC तक रखा गया। ये जो समय है वो कार्बन 14 के द्वारा, इसको रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति भी कहते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति, इसका जो समय है वो कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा ज्ञात किया गया। 2300 BC से 1750 BC है, वो सर्वमान्य किया गया है। इसके बाद में अट्ठाईसौ BC से 2500 BC अर्नेस्ट मेक के द्वारा ये समय इसका निर्धारित किया गया है। और इसी प्रकार 2500 BC से 1500 BC मार्टिमर व्हीलर ने इसका समय निर्धारित किया है। और एक है सारगोन अभिलेख, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारगोन अभिलेख, इसके अनुसार इसका जो समय है 3250 BC से 2750 BC निर्धारित किया गया है।
एक बार फिर देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण कार्बन डेटिंग पद्धति के हिसाब से 2300 बीसी से 1750 बीसी, अर्नेस्ट मेके के हिसाब से 2800 बीसी से 2500 बीसी, मार्टिमर व्हीलर के अनुसार 2500 बीसी से 1500 बीसी और सारगोन अभिलेख के अनुसार इसका समय 3250 बीसी से 2750 बीसी। अब इसमें आपको दो बातें जाननी है, एक तो ये बीसी क्या चीज़ है और कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा हम आयु कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके बारे में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, फिर भी जो नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनको फिर बता देता हूँ मैं। एक होता है बीसी और दूसरा है, इधर लिख देता हूं मैं, बीसी और एडी। बीसी का मतलब है बिफोर क्रिस्ट और एडी का एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, ये इनकी फुल फॉर्म है। ईसा पूर्व और इसका अर्थ है ईस्वी सन। ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ये है ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद। यानी ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो 25 दिसंबर 04 ईस्वी में हुआ था, एडी में, एनो डोमिनी। लेकिन इतिहासकारों ने सुविधा की दृष्टि से ईसा मसीह का जन्म है वो 0 मान लिया गया, यानी 0 के बाद में जैसे 1, 2, 4, 3, 4 इस प्रकार यहाँ पर जन्म होता है। लेकिन सुविधा की दृष्टि से इतिहासकारों ने इसको यहाँ से 0 मान लिया गया और यहाँ इसका जन्म माना गया। और इससे पूर्व की जो जितनी भी घटनाएं हुई है, पूर्व का जो समय है उसको ईसा पूर्व नाम दिया गया, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं या समय। तो ये था बीसी और एडी। इसके बाद में कार्बन डेटिंग पद्धति क्या है। कार्बन डेटिंग पद्धति या कार्बन 14 भी से कहा जाता है। ये जो विधि है इसके द्वारा अवशेष या जीवाश्म
कि आयु का निर्धारण किया जाता है, आयु का निर्धारण किया जाता है। यानी कोई भी जीवाश्म है, अवशेष है, उनकी आयु का निर्धारण करने के लिए कार्बन डेटिंग पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसका जो आविष्कार है वो अमेरिका के वैज्ञानिक वीएफ लीवी के द्वारा 1946 में किया गया। वीएफ लीवी ने इस पद्धति की खोज है वो 1946 में की। इसमें हम क्या करते हैं, देखो, जब मनुष्य की मृत्यु होती है या किसी भी प्राणी की मृत्यु होती है तो उसमें 2 प्रकार का कार्बन पाया जाता है, कार्बन 12 और कार्बन 14। मृत्यु के बाद में कार्बन 12 ज्यों का त्यों बना रहता है और कार्बन 14 क्रमिक रूप से इसका ह्रास होता रहता है, ये घटता रहता है। तो इसीलिए कार्बन 14 का प्रयोग है वो आयु निर्धारण में किया गया। यानी इतिहासकार मानते हैं कि अगर किसी प्राणी में मृत्यु के बाद में कार्बन 14 की जो मात्रा है वो आधी हो जाती है, कार्बन 14 की मात्रा अगर आधी हो जाती है तो उसकी जो आयु होगी वो 1730 वर्ष होगी। यानी अगर मान लो कोई व्यक्ति या प्राणी मरते समय उसमें 100 ग्राम कार्बन की मात्रा है और जब खुदाई की गई तो उसमें कार्बन की, उसके कंकाल में जांच की गई तो कार्बन की मात्रा कितनी पाई गई, 50 ग्राम। अब 50 ग्राम कार्बन 14 पाया गया, इसका मतलब है 5730 वर्ष वो कंकाल या अवशेष है वो पुराना है। तो इसमें कुछ इतिहासकारों ने इसके अंदर 5730 के अंदर प्लस माइनस 40 भी किया है। 40 या तो 5730 से कम हो सकती है या फिर ज़्यादा हो सकती है। तो दोबारा समझो, देखो, कार्बन डेटिंग पद्धति अवशेष या जीवाश्म की आयु निर्धारण के काम आती है। इसकी खोज अमेरिका के वैज्ञानिक वीएफ लीवी द्वारा 1946 में की गई और जब मनुष्य या प्राणी, किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा पाई जाती है। कार्बन जो 12 है वो स्थायी रूप से ज्यों का त्यों बना रहता है और कार्बन 14 है वो मरने के बाद में क्रमिक रूप से घटता जाता है। तो इसी प्रकार जब कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है तो इतिहासकारों ने बताया है कि उसकी जो आयु है वो 5730 वर्ष, यानी वो कंकाल या जीवाश्म या अवशेष है वो 5730 वर्ष पुराना होगा। तो इसी प्रकार जितनी कम होती जाएगी कार्बन 14 की मात्रा उतनी ही वो अवशेष है वो पुराने होंगे। तो ये थी कार्बन डेटिंग पद्धति। अब है सिंधु घाटी सभ्यता का अतीत। इसका अतीत कैसा रहा है, कैसे हमें इसके बारे में जानकारी मिली। अतीत सबसे पहले 1826 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मेसन
चार्ल्स मेसन ने इस टीले का उल्लेख किया। टीले का मतलब ऊंचाई पर स्थित जगह। सर्वप्रथम 1826 में अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मेसन के द्वारा इस टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया। इसके बाद 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा यहाँ सर्वे किया गया। सर्वे कार्य किया गया 1853 में। फिर 1856 ईस्वी में सर्वे किया गया और एक लेख है वो प्रकाशित किया गया जिसमें इस जगह के बारे में उल्लेख किया गया। 1856 ईस्वी में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ये दोनों भाई थे जिसको बर्टन बंधु भी कहा जाता है। ये दोनों कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे। जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो इस प्रकार रेलवे लाइन के लिए यहाँ पर ये कंक्रीट है वो डाल रहे थे। तो कंक्रीट डालते समय हड़प्पा नामक जो स्थल था वहाँ पर इन कंक्रीट की कमी आ गई। कमी आने से बर्टन बंधुओं ने इनको जो टीला दिखाई दे रहा था वहाँ से इन्होंने ईंटें निकालनी शुरू की और यहाँ की जो ईंटें हैं वो यानी हड़प्पा की जो ईंटें हैं वो रेलवे लाइन में लगानी शुरू की। रेलवे लाइन में ईंटें हैं वो बिछा दी। इसके बाद में फिर इसका 1856 में दूसरी बार अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा सर्वे किया गया। यहाँ लिख देता हूँ 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसका दूसरी बार सेकेंड टाइम सर्वे किया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। इसके बाद 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग
लॉर्ड कैनिंग द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना। तो एक बार फिर देखो, हम पढ़ रहे थे अतीत सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसमें सबसे पहले 1826 में अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मेसन द्वारा इस टीले का उल्लेख किया गया और 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ से पहली बार सर्वे किया और 1856 ईस्वी में जब जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ये दोनों बर्टन बंधु कहलाते थे, कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे। अब जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो इनके रास्ते में बिछाते समय कंक्रीट की जो कमी हो गई और इन्होंने हड़प्पा में जो टीला दिखाई दिया वहाँ से इन्होंने ईंटें निकालनी शुरू कर दी। अब 1856 में जब अलेक्जेंडर कनिंघम को पता चला तो इन्होंने दूसरी बार फिर सर्वे करवाया और इसी कारण अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। और 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। अठारह सौ 61 के बाद उन्नीस सौ 4 में जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया। कब बनाया गया? 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय। जॉन मार्शल ने 1921 में दयाराम साहनी को हड़प्पा की खुदाई के लिए नियुक्त किया। उन्नीस सौ 21 में जॉन मार्शल, जो उसमें भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, इन्होंने दयाराम साहनी को हड़प्पा की खुदाई के लिए नियुक्त किया और 1922 में ही, यानी एक वर्ष बाद 1922 में रखालदास बनर्जी इनको राखलदास भी कहा जाता है, रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो की खुदाई के लिए नियुक्त किया। मोहनजोदड़ो की खुदाई के लिए नियुक्त किया और 1924 में
जॉन मार्शल द्वारा 1924 में जॉन मार्शल द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा की गई। सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा की गई। यानी 1904 में जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक लॉर्ड कर्जन द्वारा बनाए गए और 1921 में इन्होंने दयाराम साहनी को हड़प्पा की खुदाई के लिए नियुक्त किया और 1922 में रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो, ये दोनों स्थल पाकिस्तान में हैं, की खुदाई के लिए नियुक्त किया और 1924 में जॉन मार्शल द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा कर दी गई। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता के अतीत के बारे में जानकारी। और ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, अतीत के बाद में हम इसके विस्तार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विस्तार, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। पश्चिम से पूर्व तक की जो इसकी लंबाई थी वो 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर थी। अब इसके सबसे पूर्व में स्थित जो स्थान था वो था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश के अंदर है और हिंडन नदी के किनारे स्थित है। बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्व स्थल है सबसे, वो कौन सा है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार उत्तर में मांडा नामक स्थल है जो जम्मू कश्मीर में है। ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है। फिर है दक्षिण में, दक्षिण में आप दै से याद रख सकते हो, दैमाबाद। दैमाबाद ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये है परवरा नदी के किनारे। परवरा नदी, परवरा नदी है, ये गोदावरी की सहायक नदी, गोदावरी नदी की ये सहायक नदी है परवरा नदी। इसके बाद में सबसे जो पश्चिम में स्थान है वो है सूतकांगेन डोर, बलूचिस्तान में है ये। सूतकांगेन डोर बलूचिस्तान, पाकिस्तान।
सूतकांगेंडोर है वो दाशक नदी के किनारे स्थित है। तो इन नदियों के नाम और कौन सा स्थल सबसे उत्तर में है, कौन सा दक्षिण में है, कौन सा पूर्व में है और कौन सा पश्चिम में, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में इसका जो क्षेत्रफल है वो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। और वर्तमान में जो इसका क्षेत्रफल है वो है, वर्तमान में क्षेत्रफल, क्योंकि उसमें जो स्थल थे वो बहुत कम थे और जैसे जैसे उत्खननकर्ताओं ने खुदाई की तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की संख्या है वो बढ़ती गई। तो वर्तमान में जो इसका क्षेत्रफल है वो लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। 20 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब इसके जो स्थल है, जैसे पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान, और भारत, ये स्वतंत्रता से पहले यानी जिसमें इस सभ्यता का पता चला था उसमें ये सब पाक, अफगानिस्तान, ये हिंदुस्तान कहलाता था। और सबसे ज़्यादा जो स्थल पाए गए हैं वो भारत से स्थल मिले हैं। उसके बाद में अफगानिस्तान से 2 स्थल प्राप्त हुए हमें, और पाकिस्तान से कुछ स्थल प्राप्त हुए हैं जो हम भारत के नक्शे के अंदर यानी हिंदुस्तान के नक्शे के अंदर इसका हम अध्ययन करेंगे। ये जो अफगानिस्तान में जो स्थल पाए गए हैं वो है सोर्तुगोई और मुंडीगाक, सोर्तुगोई और मुंडीगाक। तो ये था इसका विस्तार। अब इसके जो हमें स्थल प्राप्त होते हैं इनको हम भारत के नक्शे के अंदर अध्ययन करेंगे।